तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। देखिए, अभी तक हम लोग ने जो इस पे पढ़ा है वो पढ़ा है रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स के साथ में हम लोग ने जाना है माइक्रोवेव्स को और इनके अंदर जो चीज़ पढ़ी है वो ये पढ़ा है कि रेडियो वेव्स कैसे हमारी प्रोड्यूस होती हैं, कैसे उनको हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं तो उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो यूज़ करने में हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा उन्हें और डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे डिटेक्ट होती हैं और उनके यूजेस कहाँ-कहाँ पर होते हैं। इसको हम लोग ने पढ़ा था, साथ में इसी तरीके से माइक्रोवेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे डिटेक्ट होती हैं और यूजेस कहाँ-कहाँ पर हैं इसके, उनको हम लोग ने पढ़ा था। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके हर एक पोर्शन को पढ़ना है। तो देखो रेडियो वेव्स हो गई, फिर माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड, फिर विज़िबल। अब ऐसी कोई हार्ड एंड शार्प बाउंड्री नहीं होती, ठीक है? यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनकी कोई हार्ड एंड ऐसे इस तरीके से और शार्प कोई बाउंड्री नहीं होती। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक रेंज लेकर चलनी होती है फ्रीक्वेंसीज़ की कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक फ्रीक्वेंसी या फिर इस रेंज से लेकर इस रेंज तक की वेवलेंथ जो है हमारी वो हमारी रेडियो है या माइक्रोवेव है या ऐसे कुछ है, ठीक है? तो मान लीजिए अगर ये विज़िबल है तो उसके ऊपर फिर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के ऊपर फिर एक्स-रेज़, ठीक है? मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए कि ऐसे चीज़ें हैं। तो हम लोग ने अभी तक किसको पढ़ लिया है? रेडियो वेव्स और जो हमारी माइक्रोवेव्स थी, उसको पढ़ लिया। अब आता है हमारे पास इंफ्रारेड। तो ये विज़िबल वाला था और उसके बाद ये था हमारा इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो देखो इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं, उनका प्रोडक्शन हॉट बॉडीज़ के द्वारा होता है या हॉट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ओके? देखिए इंफ्रारेड का आपने नाम सुना होगा, इंफ्रारेड कैमरा, आईआर कैमरा, है ना? तो आईआर कैमरा वर्क कैसे करता है? वो इंफ्रारेड की का ही यूज़ करता है इमेज को बनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई इंसान खड़ा है, तो उसकी बॉडी से जो वेव्स निकल रही हैं, वो इंफ्रारेड निकल रही हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है, उसमें भी यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर मतलब प्रोड्यूस करने के लिए डायोड्स लगे होते हैं, ठीक है? इंफ्रारेड हम लोग की डायोड्स के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। डायोड्स क्या होते हैं, इसको हम लोग जब चैप्टर 14 में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर समझेंगे कि डायोड्स क्या होते हैं। आप मान सकते हैं जैसे कि बल्ब होता है, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर भी आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, बट इसी तरीके की डिवाइसेज़ हमारी एक डायोड भी होती है। तो वो क्या होती है उसको तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो डायोड्स का यूज़ करके हम लोग इंफ्रारेड इस तरीके के कैमरे पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद हॉट बॉडी और जो बाकी एरिया है उसकी इमेजिंग करता है, ठीक है? इंफ्रारेड का यूज़ करके। तो हॉट बॉडीज़ जो है वो भी इंफ्रारेड प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो इंफ्रारेड होती हैं वो हमारी कैसी हैं यहाँ पर, जैसे अभी बताया कि माइक्रोवेव से भी छोटी वेवलेंथ होगी और विज़िबल के कंपैरिज़न में इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है? अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आईआर की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज़्यादा होगी और जो ये विज़िबल है उससे कम होगी। इनको हम लोग हीट वेव्स भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। भले ही देखो माइक्रोवेव का हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को गर्म करने के लिए, बट खुद में जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो हीट वेव्स नहीं कहलाती। इंफ्रारेड को हीट वेव्स कहते हैं। क्योंकि देखो माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए यूज़ हो रही है। तो माइक्रोवेव करती क्या है, माइक्रोवेव पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। जबकि इंफ्रारेड खुद में ही वो हीट कैरी कर सकती है। ओके, तो इनको हम लोग हीट वेव्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गर्म बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं और अपने साथ जो एनर्जी है उसको कैरी करती हैं। ये जो हीट है उसको भी ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है? इंफ्रारेड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर CO2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्ज़ॉर्ब की जा सकती है, यानी कि अगर कहीं पर इंफ्रारेड वेव्स हैं, तो उनको वाटर मॉलिक्यूल्स या जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। यही रीज़न है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हीट अप होता है शाम के समय भी, जब सूरज ढल जाता है। फिर भी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ी बहुत गर्माहट बची रहती है, क्योंकि अगर देखो सूरज हट जाता है, मान लो हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये अर्थ है और इसके चारों तरफ इसका एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो होता क्या कि जिस जगह पर सन पड़ता है वहां तक तो
हमारी जो हीट है वो पहुँच जाती। बट जैसे ही सन ढलता, वैसे ही यहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होता, तो क्योंकि सन रे नहीं आती तो बहुत तेज़ी से चीज़ें ठंडी होने लगती। ठीक है? क्योंकि उनको हीट को वहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं होता। बट क्योंकि एटमॉस्फेयर मौजूद है और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, साथ में मीथेन वगैरह ये सब जो होता है, वो तो ग्रीन हाउस के बारे में बात आ जाती है। बट अभी जो है हम लोग CO2 और वाटर की बात करेंगे। तो CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, होता क्या है कि जब दिन के समय में ऐसे सन की लाइट आती है, फिर यहाँ से चीज़ें हीट अप होती हैं, तो वो इंफ्रारेड लाइट को रिलीज़ करती हैं। तो यहाँ से इंफ्रारेड जो होती हैं, वो निकलती हैं और जो भी CO2 और H2O मौजूद है एटमॉस्फेयर में, उनके द्वारा एब्ज़ॉर्ब कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारे हीट अप हो जाते हैं। तो जब ये हमारी क्या कहते हैं सनलाइट आना बंद भी हो जाती है रात के समय में, तो क्योंकि ये हीट अप हो चुके होते हैं, ये फिर एनर्जी को रेडिएट करना चालू कर देते हैं। ठीक है? ये फिर से अपने चारों तरफ एनर्जी को रेडिएट करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रात का भी टेम्परेचर है वो मॉडरेट बना रहता है, सस्टेन करने लायक बना रहता है। क्लियर? समझ में आई बात? तो देखिए, इस चीज़ को आपने नोटिस किया होगा कि ठंडियों में जो टेम्परेचर होता है, शाम होते ही बहुत तेज़ी से फॉल होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंडियों में जो नमी होती है, वो सारी अ, कम होती है, वो सरफेस में रहती है। ठीक है? इस सरफेस में होती है, सरफेस के नियर अबाउट। जो वाटर वेपर है वो हमारा सेटल डाउन हो चुका होता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा मौजूद नहीं है वाटर वेपर, तो हीट एब्ज़ॉर्ब कौन करके रखे? ठीक है, समझ में आई बात? और इस चीज़ को अगर आप अभी तक आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया तो करिएगा कि ठंडियों के दिनों में भी जब बारिश हो जाती है, ठीक है? जब कभी बारिश हो जाती है तो उस दिन मतलब बारिश हुई है और धूप निकल आई है। तो दूसरे दिन मतलब बाकी दिनों के कंपैरिज़न में उस दिन जो गर्मी होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। उस दिन गर्माहट थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। ठीक है? बारिश हुई जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसपे नमी बन गई। ठीक है? उस नमी की वजह से अगर धूप आ रही है तो वो थोड़ा हीट अप हो जाता है और आपको जो एकदम गलन वाली सर्दी लगती है, ठीक है? कि हवा भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वैसा उस दिन महसूस नहीं होगा। आपको हवा में गर्माहट महसूस होगी, तो इसको ऑब्ज़र्व करिएगा। वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? अ, ये जो होते हैं वो फिज़िकल थेरेपी लैंप्स वगैरह में यूज़ होते हैं, इसको मैंने पिछले लेक्चर पे भी बताया था कि इंफ्रारेड यूज़ होते हैं कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि बुजुर्ग लोग हैं या किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत है बॉडी पार्ट्स में, तो फिजियोथेरेपी होती है जिसमें कि सेकाई होती है बॉडी की। तो उसमें ये आईआर लैंप्स का यूज़ होता है। तो होता क्या है कि एक आईआर रेडिएशन निकालने के लिए वहाँ पर डायोड्स वगैरह से बल्ब आईआर बल्ब लगे होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। डायोड भी एक तरीके के बल्ब समझिए, ये आपने देखा है बट आपको हो सकता है पता ना हो। ठीक है? आईआर कहाँ प्रोड्यूस होता है? जो रिमोट होते हैं ना, टीवी का रिमोट हो या किसी भी चीज़ का रिमोट हो, तो आपने देखा होगा उसके आगे एक बल्ब लगा रहता है, बट कभी वो जलता नहीं। ठीक है? वो आपके आगे उसके आगे एक बल्ब लगा रहता है, बट वो कभी जलता हुआ दिखाई नहीं देता। होता है ना? एक्चुअली उसपे इंफ्रारेड ही निकल रही होती है और वो टीवी तक जाती है। समझ में आई बात? तो उसी तरीके के वो जो बल्ब हैं, उन्हीं को हम लोग डायोड कहते हैं एक तरीके से। तो वो यूज़ होते हैं थेरेपी लैंप्स पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारी जो हीट है, वो अंदर तक पहुँचाने का काम कर सकते हैं। ठीक है? अंदर तक के टिश्यूज़ पे भी गर्माहट पहुँचाने का काम कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने कभी किया हो इस तरीके वाले एक्सपेरिमेंट किया मतलब इस तरीके वाले चीज़ें कि टॉर्च को कभी आपने हाथों पे ऐसे अगर जलाया, तो टॉर्च को जब हम लोग हाथों पे ऐसे जलाते हैं तो ये रेड कलर का ऐसे दिखता है। दिख रहा है ना आर-पार हो रही है। तो इसी तरीके से जब आईआर लैंप्स का हम लोग यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि वो अंदर तक जो हमारी हीट होती है उसको बहुत जल्दी ट्रांसमिट कर देता है। एज़ कम्पेयर टू जो बाकी मोड ऑफ हीटिंग है, उसमें क्या होता है बाकी मोड ऑफ हीटिंग में कि सरफेस बाय सरफेस मतलब लेयर बाय लेयर हीट अप होती है। मान लीजिए कि आपकी ये स्किन है, इसके अंदर फिर सबक्यूटेनियस जो मतलब बायो में चला गया। मतलब सबक्यूटेनियस लेयर फिर इंट्राडर्मल इस तरीके से चीज़ें करके इंट्राडर्मल फिर सबक्यूटेनियस और फिर यहाँ पर आगे आपके लेयर्स फॉर्म होती हैं। तो एक-एक लेयर करके फिर वो हीट अप होगी तब जाकर अंदर तक गर्माहट जाएगी। बट अगर हम लोग यूज़ करते हैं किसका आईआर लैंप्स का, तो यहाँ से सीधे हम लोग अंदर तक जो हीट है उसको पहुँचा सकते हैं। ठीक है? तो वो आईआर का इस पे यूज़ होता है।
फिर आता है जैसे मैंने अभी बात करी कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंफ्रारेड, अपने आप नेचर वो यूज़ करता है उन वेव्स का, कैसे वो बता दिया। फिर मिलिट्री सैटेलाइट्स या एग्रीकल्चर सैटेलाइट जो होती हैं एग्रीकल्चर फील्ड में इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का यूज़ होता है, कैसे? इंफ्रारेड मिलिट्री सैटेलाइट्स वगैरह में किसी भी चीज़ के को ट्रैक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिलिट्री, जैसे रात का समय है, रात के समय में बॉडी है, वो गर्म है तो उससे इंफ्रारेड निकल रही होंगी। तो सैटेलाइट्स वगैरह से क्या किया जाता है, इसी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि किस जगह पर मूवमेंट है, साथ में जैसे कोई एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर मान लीजिए घर है किसी का, वो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा होगा। मान लीजिए उसने सब कुछ बंद कर दिया, बट उस घर में अगर कोई मौजूद है या खाना बना है, कुछ भी हुआ है तो वहाँ पर हीट का सोर्स होगा। तो हीट का अगर सोर्स होगा तो वहाँ से क्या निकल रही होंगी, इंफ्रारेड निकल रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों को ये सैटेलाइट डिटेक्ट करती है, जो मिलिट्री सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, उनमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, तो इंफ्रारेड का ही यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए कैसे यूज़ होता है, मौसम वगैरह को अच्छे से समझने के लिए इंफ्रारेड का यूज़ होता है और मैपिंग के लिए भी इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं कि हमारा जैसे इंडिया है, तो इंडिया में किस जगह पर किस तरीके से खेती हो रही है, क्या हो रहा है, इन सबको निकालने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है? मैं एक मैप अभी नहीं बना पाऊँगा, बस मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है? ये कैसे क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग मैपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कि किस रीज़न पर किस तरीके के जो हमारे पेड़-पौधे हैं वो लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर में ऐसा यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि देखो आजकल क्या है कि हमें हर एक चीज़ का डेटा चाहिए। तो एग्रीकल्चर में इस चीज़ का कैसे यूज़ होता है कि कहाँ पर कैसे खेती हो रही है। जो पेड़ वगैरह होते हैं या हमें ये देखना है कि कहाँ पर खेत खेत में चीज़ें लगी हैं या नहीं लगी हैं। तो वो क्योंकि पेड़ भी अपना अलग-अलग तरीके की प्रोसेस करते हैं, तो उनसे भी अलग-अलग तरीके की अलग-अलग रीज़न पर जो इंफ्रारेड है वो निकलती है। उसी को मैप करते हुए पूरा यहाँ पर एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक मैप को बना लिया जाता है कि इंफ्रारेड के बेसिस पे कि यहाँ पर इस रीजन में ऐसी चीज़ें ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, जो भी वहाँ पर लोग एक्टिविटी है वो ज़्यादा है, कम है, ये सब चीज़ें पता चल जाती है। उसके बाद जैसे रिमोट स्विचेज़ हैं, उसपे इंफ्रारेड यूज़ होता है, जैसे कि है रिमोट में आगे बल्ब लगा है, तो वो भी यही चीज़ है। इंफ्रारेड वहाँ पर भी यूज़ होती हैं। तो ये सारे यूज़ेज़ थे हमारे। प्रोड्यूस कैसे होती है? किसी भी तरीके की जो अ, हीटेड बॉडी है, उनसे और दूसरा डायोड्स वगैरह जो इंफ्रारेड डायोड, ठीक है? इन 2 चीज़ों से प्रोड्यूस होती है, ओके। फिर बात आती है अल्ट्रावायलेट रेज़। अल्ट्रावायलेट रेज़ क्या होते हैं देखो विज़िबल को अभी हम लोग छोड़ देंगे, विज़िबल के ऊपर चलते हैं हम लोग अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड हो गया, फिर यहाँ पर रेड, वायलेट और उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट की जो हम लोग को वेवलेंथ की रेंज दी गई है वो 400 नैनोमीटर यानी कि यहाँ पर 400 नैनोमीटर था। खैर 400 नैनोमीटर से लेकर 0.6 नैनोमीटर तक ये दिया हुआ है। तो आपने अगर कभी सनग्लासेस खरीदे हो तो उसपे मेंशन होता है 200 नैनोमीटर तक प्रोटेक्शन या 100 नैनोमीटर प्रोटेक्शन। उसका मीनिंग ये है कि इतना यूवी लाइट को वो कट कर देगा। इससे ऊपर जो होगी वो जो एनर्जी यूवी लाइट्स उनको कट कर देगा। ठीक है? ये चीज़ होता है। ठीक है? यानी कि जैसे कि 300 नैनोमीटर पे लिखा हुआ है कि 300 नैनोमीटर यूवी प्रोटेक्शन यानी कि इसके ऊपर वाली जो हमारी लाइट होगी उसको वो ये कट कर देता है, अंदर नहीं आने देता। ठीक है? ये चीज़। तो फिर आता है हमारे पास कि ये इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल लैंप्स होते हैं। इनका यूवी लैंप्स का यूज़ जो होता है हमारा, आजकल आरओ सिस्टम जो होते हैं, आरओ में आपने देखा होगा आरओ प्लस यूवी लैंप ऐसे करके लिखा रहता है, आरओ प्लस टीडी और इस तरीके से कई चीज़ें फिर लिखे जाते हैं। तो उसपे ये जो यूवी है वो अल्ट्रावायलेट की ही बात हो रही है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो यूवी होता है वो जर्म्स के डीएनए को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जर्म्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे तो वो किसी तरीके के इल इफेक्ट को शो नहीं कर पाएँगे। यानी कि देखो किसी पानी है जैसे मान लीजिए, पानी के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह है, तो यूवी लाइट्स जब इस पे फॉल की जाती है, तो यूवी लाइट्स जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसको ब्रेक कर देता है। तो डीएनए को ब्रेक करने से होता क्या है कि अब इनके अंदर क्षमता खो जाती है कि ये 1 से 2, 2 से 3, 4 हज़ार, 100 करोड़ ऐसा हो पाए। तो मान लीजिए अगर ये अब किसी के बॉडी में गया भी, तो क्या होगा? ये तो इसको तो मरना ही है। तो अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो ये मर जाएगा और किसी भी तरीके का
जो बॉडी है, जिस भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहा होगा, वो अपना किसी तरीके का इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा। क्योंकि दिक्कत तब होती है जब एक बैक्टीरिया घुसा और उसने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज़ बना ली। तब वो बॉडी हैंडल ही नहीं कर पाती। तो जब डीएनए ब्रेक हो जाता है इसका, तो ये कॉपी अपनी नहीं बना पाता, जिसकी वजह से ये निष्क्रिय हो जाता है, कहने का मतलब। ठीक है? समझ में आई बात? तो फिर आता है हमारा यहाँ पर क्या कि इसको हम लोग स्पेशल लैंप्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, जिसको यूवी लैंप कहते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वेल्डिंग आर्क, वेल्डिंग आर्क। वेल्डिंग की दुकान पर होता है ना, ज़्ज़ ऐसे-ऐसे वेल्ड होता है, ठीक है? तो वो जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? जो वेल्डिंग ऐसे कर रहे होते हैं, वो अपने साथ इक्विपमेंट लिए रहते हैं ऐसा करके और ऐसे निकला रहता है व्यक्ति और यहाँ पर लोहे को वो क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए ऐसे लोहे रखे हुए हैं, तो उन 2 लोहे की चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो जो यहाँ पर इसको वेल्डिंग करते हैं, ठीक है? तो ज़्ज़ करके वो जो लाइट बहुत तेज़ चमकती है ना, वहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि उसकी तरफ मत देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की उसपे लाइट प्रोड्यूस होती है। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की लाइट प्रोड्यूस होगी, तो जो हमारे आँखों के अंदर रॉड और कोन सेल्स होते हैं, उनको डैमेज कर देगा, तो उससे ब्लाइंडनेस क्रिएट हो सकती है। ठीक है? साथ ही में जो सन होता है, वो भी यूवी लाइट को प्रोड्यूस करता है और वो यूवी लाइट हमारी अर्थ तक आती है। बट क्योंकि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर मौजूद है और वो एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है ओज़ोन। क्या होती है? ओज़ोन लेयर, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हम लोग को इस यूवी रेडिएशन। क्या करती है? इस यूवी रेडिएशन हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो करती क्या है, वो यूवी लाइट का, यूवी का यूज़ कर लेती है ओज़ोन को फ़ॉर्म करने में। ठीक है? वो यूवी को अ, यूज़ करती है ओज़ोन के मॉलिक्यूल्स को फ़ॉर्म करने में। ठीक है? यानी कि कहने का मतलब कि ये अपने आप को ब्रेक करती है, फिर प्रोड्यूस करती है, इस तरीके से वो जो यूवी लाइट आ रही होती है, उसको यूटिलाइज़ कर लेती है। तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे-ऐसे बहुत ढेर सारी यूवी आई और इसमें से बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हो गई, तो थोड़ी बहुत, बहुत कम यहाँ से आगे बढ़ती है, वरना यहाँ से ब्लॉक हो जाती है एक तरीके से। ठीक है? समझ में आया? तो ओज़ोन लेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में यूवी लाइट जो सन से आ रही होती है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। एब्ज़ॉर्ब करने का मतलब यूटिलाइज़ कर लेता है उसको रिएक्शन में। समझ में आया एक बात? आगे चलते हैं अब। और जो यूवी रेडिएशन है, वो बहुत ज़्यादा, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन स्किन्स पे, या किसी कोई भी एनिमल हो उसकी स्किन में। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो जैसे धूप में काले पड़ जाते हैं ना, धूप में काले पता है क्यों पड़ जाते हैं? देखो, अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर मौजूद है। अभी बताया ओज़ोन लेयर। ओज़ोन लेयर से यूवी जो लाइट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, बट थोड़ी बहुत भी आगे आती है। तो होता क्या है कि ये यूवी लाइट जब ह्यूमन बॉडी में पड़ती है, शरीर में पड़ती है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर मेलानिन एक कंपाउंड होता है, ठीक है? मेलानिन, वो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पर जो अ, बॉडी होती है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, तिल होते हैं ब्लैक कलर के, या कोई डार्क स्पॉट होता है इस तरीके का, वहाँ पर ये मेलानिन ही मौजूद होता है, जो उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? तो इस वजह से टैनिंग हो जाती है। दूसरा, ये सनबर्न भी कॉज़ करता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इन वेव्स पे, जिसकी वजह से गर्मियों में कहा जाता है कि बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप रेडिएशन से एक्सपोज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, चीज़ों को वो वहाँ पर ब्रेक कर देता है, ठीक है? साथ ही में ये स्किन कैंसर का भी कॉज़ बन जाता है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इसको अब्ज़ॉर्ब किया। क्यों? क्योंकि देखो, स्किन कैंसर में जो कैंसर शब्द है, वो क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि डीएनए में छेड़-छाड़ की वजह से उसके अंदर अ, एक ऐसी चीज़, मतलब उसके जीन में ऐसा कन्वर्ज़न आ जाता है कि जो सेल हर दिन 2-2 बनने थे, ठीक है? लेट अस सपोज़ किसी जगह पर कोई स्किन का कोई जगह, मतलब हाथ है मान लीजिए, हाथ में जो स्किन है, उसमें किसी जगह पर सिर्फ़ हर दिन 2-2 सेल नए बनने थे और वो 2-2 खत्म भी हो जाते। ठीक है? 2-2 नए बनने थे और 2-2 खत्म होते, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वैसे ही रहती, पूरी बॉडी सही से फंक्शन करती। बट क्योंकि डीएनए में थोड़ा-सा चेंज हो गया,
ठीक है? डीएनए में थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन हो गया जिसकी वजह से अब यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं 10 सेल्स रोज़, पर डिस्ट्रॉय हो रही हैं सिर्फ 2 सेल्स। तो 8 एक्स्ट्रा सेल्स क्या करेंगी? वहाँ पर एक ग्रोथ चालू करेंगी, मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई देगी जिसकी वजह से वहाँ पर हमें एक अब क्योंकि वो जो सेल्स हैं, वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि बॉडी उसके लिए नहीं प्रिपेयर्ड है। वो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं होनी चाहिए। बॉडी को क्या है कि वो अब लगेगा फॉरेन मटेरियल। क्या लगेगा? फॉरेन मटेरियल, तो उसको मारने की कोशिश करेंगे वो 8 एक्स्ट्रा सेल्स को, जिसकी वजह से वहाँ पर सड़न वगैरह पैदा होने लगती है और यही जाकर फिर कैंसर बहुत जो लास्ट स्टेज होता है, वो बहुत ज़्यादा हमारा क्या कर देता है, चीज़ों को अ, बेकार कर देता है। ठीक है? यहाँ पर चालू कैसे होता है? धीरे-धीरे सेल्स बढ़ने चालू होते हैं। तो कैंसर का मीनिंग ये होता है कि एब्रप्टली किसी जगह पर बस जब बहुत ज़्यादा सेल्स फॉर्म होने लगते हैं और बॉडी उनको सही तरीके से डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर पाती, तो वहाँ पर चीज़ें बिगड़ने लगती हैं क्योंकि बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है और इस तरीके से कैंसर होता है। तो जो यूवी है वो हमारा स्किन कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ पे ये जाती है। तो यूवी से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है? इसीलिए आप लोग ने देखा होगा कि वो जो वर्क करते हैं आर्क में, मतलब वो जो वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, वो ऐसा लिए रहते हैं आगे, लगाए रहते हैं या ब्लैक कलर का चश्मा पहने रहते हैं। उनमें यूवी प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस लगे होते हैं ताकि आँखों में उनके यूवी लाइट ना जाए क्योंकि देख के तो उनको काम करना है। ठीक है? इसलिए ऐसे लगा के वो वर्क करते हैं और आगे ताकि वेल्डिंग आर्क वगैरह भी ना जाए और आँखों में वो जो लगा रहता है लेंस, उसपे ब्लैक कलर के साथ-साथ यूवी प्रोटेक्शन भी होता है ताकि को आँखों से बचाया जाए। मतलब आँखों को उस चीज़ से बचाया बचाया जा सके। ठीक है? तो जो यूवी रेडिएशन होता है उसको एब्ज़ॉर्ब किया जा सकता है ऑर्डिनरी ग्लास से। तो इस वज़ह से इस अगर आप विंडो के अंदर कभी बैठते हैं, ग्लास विंडो के अंदर, तो आपको टैनिंग नहीं हो, ठीक है? अगर आप विंडो के अंदर से जो सन की रेज़ हैं उनको लेते हैं, तो इस वज़ह से आपको टैनिंग महसूस नहीं होगी, आपके अंदर टैनिंग नहीं होगी क्योंकि टैनिंग होने के लिए यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है? क्लियर? बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे। इसी वजह से ये बिल्डर्स वगैरह स्पेशल गॉगल्स वगैरह पहनते हैं जो अपनी आँखों को इससे यूवी से बचाए, बिल्डिंग आर्क्स जो प्रोड्यूस होती हैं। और इसका एक हमारा टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है आई सर्जरी के लिए, जिसको कि हम लेसिक बोलते हैं, ठीक है? लेसिक आई सर्जरी होती है और इस आई सर्जरी का जो काम होता है वो क्या करता है, वो हमारी आँखों के अंदर यूज़ होती है आई सर्जरी के लिए ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। ठीक है? समझ में आई बात? तो लेसिक आई सर्जरी में यूवी रेडिएशन का यूज़ होता है। यानी कि ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब है। यूज़ भी होते हैं जैसे कि जर्म्स को किल करने के लिए या आई सर्जरी के लिए। तो ये यूवी लैंप्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स। ओके? ये चीज़, ठीक है? समझ में आई बात? तो इस तरीके से यहाँ पर क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत शॉर्ट होती है यूवी लाइट, जिसको कि हम लोग एक बहुत छोटे से रीज़न पर ऐसे प्रिसाइज़ली पॉइंट आउट कर सकते हैं आँखों में। तो अगर किसी जगह से हम लोग को कुछ कट करना है या ऐसा कुछ करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? लेसिक में, ओके? समझ में आई बात? फिर डिप्लेशन ऑफ ओज़ोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज़ अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ड्यू टू द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ ओज़ोन लेयर। अब देखो क्योंकि ओज़ोन लेयर वगैरह पे आपने सीएफसी के बारे में सुना होगा कि सीएफसीज़ क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जो ओज़ोन होते हैं उसको ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है? तो ओज़ोन क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूवी से बचाने के लिए तो यहाँ पर 1980s के आस-पास ऐसा कुछ था, मुझे ईयर भूल गया एग्ज़ैक्टली। मतलब आखिरी 20th सेंचुरी में 20th सेंचुरी के एंड में एक ट्रीटी साइन करी गई थी ताकि यहाँ पर हम सीएफसीज़ का यूज़ ना करें और एचएफसी का यूज़ करें, ठीक है? इसकी जगह पर एचएफसी का यूज़ करें, ये एक तरीके के कूलेंट होते हैं, यानी कि एसी वगैरह पे या फ्रिज वगैरह में इन्हीं का यूज़ होता है। चीज़ों को ठंडा करने के लिए, ठीक है? तो अभी तो मैं ये प्रोसेस नहीं बताने वाला कि कैसे होता है, बट अभी क्योंकि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चीज़ों को, तो ये कूलिंग वगैरह कैसे होती है, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो ओज़ोन होता है, वो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होता है, जिसकी वजह से हमें सीएफसी ना यूज़ करके एसएफसी वाले प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं, ठीक है? फिर आता है एक्स-रे, यूवी हो गई, अब आती है एक्स-रे। तो एक्स-रे की जो वेवलेंथ की रेंज है वो ऐसी है। देखिए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वेवलेंथ ऐसे दे दी तो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी? तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू सी।
निकाल लीजिए, ठीक है? अगर आपको लैम्ब्डा दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू हो जाएगा c डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा, बस आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो 3 इंटू 10 पावर 8 और वेवलेंथ दी है 10 पावर -8, ये भी ऊपर चला जाएगा प्लस में 3 इंटू 10 पावर 16, यानी कि हमारा देखो बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये पेटा से भी ज़्यादा 30 अ, टेरा पेटा आता है फिर। टेरा हर्ट्ज़ होता है 10 पावर 12, ठीक है? गीगा होता है 10 पावर 9, तो यहाँ पर टेरा हर्ट्ज़ हो गया ये गीगा हर्ट्ज़ हो गया और इससे भी ज़्यादा होता है हमारा पेटा हर्ट्ज़, ठीक है? फिर तो ये उस ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी होती है, समझे? यहाँ से लेके 10 पावर -13 मतलब इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, ठीक है? पेटा के बाद क्या होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ज़ेड से होता है शायद। ओके, तो अब ये आता है ये जनरेशन कि इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसको कुछ ऐसे प्रोड्यूस किया जाता है जैसे कि यहाँ पर एक टारगेट मेटल है और इस पे यहाँ पर हम लोग ने इधर पॉजिटिव बैटरी का कनेक्ट कर दिया और इस जगह पर ऐसे हीटिंग कॉइल है जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर एक छोटी-सी बैटरी, ठीक है? जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे हीटिंग कॉइल से और इस पूरे कनेक्शन को हम लोग एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जो कि क्या करता है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इस चीज़ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस हीटिंग चैम्बर से, इससे निकलने वाले थर्मियोनिक एमिशन होता है उनमें और ये इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं, इससे टकराते हैं और इससे टकरा के निकालते हैं क्या? एक्स-रे। क्या निकालते हैं? एक्स-रे। ये इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर टकराते हैं इस मेटल से, टारगेट मेटल कहते हैं इसको और यहाँ पर आकर फिर एक्स-रेज़ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है? क्लियर? तो इसको देखो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा जब एटम वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पहुँचेंगे, ठीक है? यानी कि चैप्टर 12th में जब हम लोग पहुँचेंगे, तो इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा कि एक्स-रेज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं। बट फिलहाल के लिए हमें ये ध्यान देना है कि जो जनरेशन है एक्स-रेज़ का कैसे होता है, मेटल टारगेट में जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आकर ऐसे बॉम्बार्ड करते हैं, तब जाकर एक्स-रे फॉर्म होती है। ठीक है? इसके अंदर की क्या प्रोसेस है, वहाँ पर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आपको अभी कुछ और भी चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को और अच्छे तरीके से पढ़ना, जिसको कि आप अपने 9th क्लास में पढ़कर आए हैं, बट पे आपने बहुत माइन्यूटली उसको पढ़ा था। अभी आकर ब्रॉडली उसको थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा एक्स-रे की बात, ओके? तो अब चलते हैं आगे। फिर इसका मेडिकल यूज़ पे है, जैसे कि अभी आपने देखा है, डायग्नोस्टिक्स के लिए, यानी कि डायग्नोसिस करने के लिए कि बॉडी के अंदर कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। दूसरा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी एक्स-रेज़ का यूज़ होता है क्योंकि फिर वो जो सेल्स बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है? कैंसर में जैसे बताया कि बहुत ढेर सारी सेल्स होती हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो उनको खत्म करने के लिए टारगेट करके उस तरीके की जो सेल्स हैं, उनको खत्म करने के लिए एक्स-रेज़ का यूज़ होता है, ठीक है? बट साथ में ये क्या करती हैं, डैमेज कर सकती हैं लिविंग टिश्यूज़ किसी ऑर्गेनिज़्म के, तो बहुत ही ध्यान से इनको यूज़ करना चाहिए। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो हाइली ट्रेन्ड डॉक्टर्स होते हैं, वही इस चीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको ये पता चल गया कि किसी का ट्रीटमेंट कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसे किया जा सकता है, तो आप किसी को भी ले जाकर जिसको कैंसर है उसके आप एक्स-रे मशीन के सामने बैठा दें और कह दें कि सही हो जाओ। नहीं, वहाँ पर प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पर थ्योरीज़ होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, नॉलेज बहुत ढेर सारा यूज़ होता है, तब जाकर कहीं हम उसका एज़ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं एक्सरेज़ के, वरना अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके लिविंग टिश्यूज़ को भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसको कॉशियस होके यूज़ करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं गामा रेज़ पर। तो गामा रेज़ जो हमारी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है, ठीक है ना? लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 10 मीटर वेवलेंथ से लेकर 10 तक होती हैं। ठीक है? मतलब बहुत हाई एनर्जी वाली वेव्स होती हैं ये। इसको प्रोड्यूस होते देखा गया है कहाँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे, यानी कि जैसे बॉम्ब वगैरह गिरे थे ना, एटॉमिक बॉम्ब, उसके अंदर या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अंदर गामा रेज़ होती हैं और ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है, वो भी इसको रेडिएट करता है। देखो रेडियो एक्टिविटी तो अब आपके सिलेबस में नहीं है,
बट थोड़ा-सा मैं ग्लिम्प्स दे दूँगा जब न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में पहुँचेंगे, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यानी कि चैप्टर 13 में जब, ठीक है? तब वहाँ पर समझेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? थोड़ा-सा वहाँ पर, क्योंकि आप आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करूँगा। गामा रेज़ भी यूज़ होती है हमारी, सेम जैसे एक्स-रेज़ यूज़ होती हैं टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स जो फ़ॉर्म हो जाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए टारगेट बनाकर उसको, कि ये कैंसर सेल है, इसको खत्म करना है, तो गामा रेज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही कन्फाइंड वे में ये वर्क करती है। मतलब छोटी-छोटी जो सेल्स होती हैं हमारी, बहुत छोटी होती हैं, तो उतनी छोटी सेल्स को, एक-एक सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है गामा रेज़ का यूज़ करके। ऐसा नहीं कि गामा रेज़ बहुत भयंकर ब्रॉडली यहाँ पर फैली हुई हैं और उन गामा रेज़ पे किसी इंसान को बैठा दिया, वो मर जाएगा, ठीक है? अब आप इन्हीं रेज़ को अगर क्या करें, तो हम कन्फाइंड करते हैं बहुत छोटे से जगह पर, जैसे कि इसका अगर हाथ-पैर एक बहुत छोटी-सी जगह पर कन्फाइन करके इसको डालें, तो वो जो अगर उसको कैंसर वगैरह है, तो ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सेम चीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए वरदान होगा या अभिशाप। यानी कि वो हमारे लिए हमें फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। ठीक है? जैसे कि आप दाल-चावल से ही ले लीजिए, उसी को ज़्यादा खा लीजिए, तब तो गए पेट खराब, समझे? तो जब ये दाल-चावल खाने से ऐसे हाल हो जा रहे हैं, तो गामा रेज़ जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स होती हैं, उनका अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा? तो कभी ऐसा मत करिएगा, ऐसा सोचिएगा नहीं कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, ठीक है? ओके? अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास कहाँ गामा रेज़ रखी, ठीक है? हो सकती है, ठीक है? हो सकता है कि आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के आस-पास रहते हो। हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को अ, डंप किया जाता है, तो इन सब जगहों से बचें, ठीक है? क्योंकि देश भर में कहीं कोई ऐसा तो होगा ना जो इस तरीके की साइट्स के आस-पास रहता होगा। कुछ किलोमीटर्स नहीं, कई किलोमीटर्स पे होगा, बट होगा, तो वहाँ तक पहुँचना नहीं है आप, कि पहुँच गए आप मज़े में, नहीं, ऐसा नहीं करना। ओके? तो देखो यहाँ पर थोड़ा-सा ब्रीफ हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जो भी अभी तक हम लोग ने चीज़ें पढ़ी हैं, ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका प्रोडक्शन और डिटेक्शन कैसे होता है। तो रेडियो वेव्स का जो प्रोडक्शन होता है, वो ऑसिलेटिंग चार्जेस इन एंटीना से होता है और इसको डिटेक्ट भी एंटीना के थ्रू ही करते हैं। ओके? माइक्रोवेव्स का प्रोडक्शन कैसे होता है? क्लेस्ट्रॉन ट्यूब्स या मैग्नेट्रॉन वाल्व से, और इसको हम लोग जो डिटेक्ट करते हैं, वो वेव गाइड या रेजोनेंट कैविटीज़ से डिटेक्ट करते हैं। वेव गाइड्स क्या होती हैं? वेव गाइड्स मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि अ, ऑप्टिकल फाइबर, जैसे आपने नाम सुना, ऑप्टिकल फाइबर जिसके थ्रू केबल, इंटरनेट ट्रैवल होता है। तो वो भी एक तरीके की वेव गाइड है, ऐसा समझ लीजिए। वो भी एक तरीके की वेव वेव गाइड है, यानी कि वो वेव को ऐसे अपने अंदर जाने का रास्ता देती है। तो एक तरीके से वेव गाइड है वो भी, ओके? और भी कई तरीके की वेव गाइड्स होती हैं। हम लोग मेटल से भी वेव गाइड फॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रेजोनेंट कैविटी। रेजोनेंट कैविटी में हम लोग के पास कैविटीज़ होती हैं, जहाँ पर कि जब ये इस तरीके की माइक्रोवेव्स अंदर जाएँगे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर रेजोनेट करेंगे। फिर आता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड का प्रोडक्शन है हॉट बॉडीज़ या मॉलिक्यूल से, साथ में आईआर डायोड्स, ठीक है? इंफ्रारेड डायोड्स से भी इसका प्रोडक्शन होता है, और इनका जो डिटेक्शन होता है, वो बोलोमीटर्स या थर्मोकपल्स होता है। बोलोमीटर एक तरीके का हमारा डिवाइस है जो इसको डिटेक्ट करता है, और थर्मोकपल का मीनिंग ये है कि 2 मेटल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने कुछ इनकी प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी की, कि जब उनके मान लो जो 2 मेटल्स हैं, उनको ऐसे हमने टच कर दिया, और इन 2 मेटल्स में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, टेम्परेचर का। बट इसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज एक अपीयर होता है, तो वहाँ पर थर्मोकपल्स का यूज़ होता है इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर इंफ्रारेड डाला जाएगा, तो इंफ्रारेड इन 2 मेटल्स के साथ अलग-अलग तरीके से बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज फॉर्म होगा, और उसी को हम डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट हॉट बॉडीज़ से, एटम्स, हॉट बॉडीज़ यानी कि जैसे जब आग जलाई जाती है ना, तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है, या इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, जो येलो कलर वाला 100 वाट वाला बल्ब आता है, ठीक है? तो उसके अंदर से भी हमारी यही प्रोसेस होती है लाइट फॉर्म होने की, हॉट बॉडी, वो एटम और मॉलिक्यूल से विजिबल लाइट फॉर्म होती है। यहाँ पर डायोड्स वगैरह भी मौजूद हैं, जिसको हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। इसको डिटेक्ट कर सकते हैं आई से, सबसे बड़ा डिटेक्टर है हमारा, वो आई है।
उसके बाद फोटो सेल्स होते हैं, यानी कि एक तरीके के जैसे कि हमारी अ, आपने सोलर सेल के बारे में सुना। सोलर सेल भी एक तरीके का फोटो सेल है जो क्या करता है, विजिबल लाइट को यूज़ करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पर उसका डिटेक्शन भी किया जा सकता है उसकी हेल्प से, ठीक है? उन फोटो सेल्स से। फिर आते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट हॉट बॉडीज़ से, जैसे कि वो आर्क वाला था, आर्क रिएक्टर्स सॉरी आर्क रिएक्टर नहीं, सॉरी, आर्क रिएक्टर अ, वेल्डिंग आर्क जो होते हैं, आर्क रिएक्टर नहीं, वेल्डिंग आर्क, सॉरी, आर्क रिएक्टर नहीं, वेल्डिंग आर्क्स जो होते हैं उससे, या गैस डिस्चार्ज यानी कि जैसे कि हमारे पास एक कोई अ अ, ग्लास ट्यूब है और उस ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर में, यानी कि नियर टू वैक्यूम, यहाँ पर हमारे अगर एक हाई वोल्टेज लगाया जाए और इसपे स्पेशल तरीके की गैस भरी जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस नहीं, नहीं, कोरोना डिस्चार्ज नहीं, नहीं, कोरोना डिस होता है वैसा सब, बट मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो मॉलिक्यूल से टकराते हैं, एयर मॉलिक्यूल से। जो भी यहाँ पर गैस मतलब प्रेज़ेंट है वो उससे टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलती है, बट साथ में उसपे अल्ट्रावायलेट अ, रेज़ भी फ़ॉर्म होती हैं। और ये एटम्स वगैरह से भी प्रोड्यूस होती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है? इनका भी डिटेक्शन जो होता है फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक प्लेट से होता है। ठीक है? फोटोग्राफिक प्लेट यानी कि वो जो पहले आते थे ना कैमरा, जिसपे क्लिक और अंदर फिर रील को जाकर देना होता था, वो उसको फिर प्रोसेस करते थे और बनाते थे। तो अंदर वो जो केमिकल से भरपूर वो जो एक प्लेट लगती थी, प्लेट वहाँ पर वो खाने वाली प्लेट जैसी नहीं, एक छोटी-सी फ़िल्म जो होती थी, वही एक तरीके की फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं उसको, ठीक है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक तरीके से कह लीजिए कि अल्ट्रावायलेट जब रेज़ जहाँ पर पड़ेंगी वहाँ पर रिएक्शंस होंगे और बाकी जगह जहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर्म नहीं होगी। मान लीजिए कि अब हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ़र, उसके आगे एक इंसान खड़ा कर दिया, ठीक है? अब क्या हुआ कि इधर से यूवी लाइट डाली, तो यूवी लाइट जब डाली जाएँगी तो इधर पड़ेंगी, इधर पड़ेंगी, ऐसे पड़ेंगी, बट यहाँ पर इस जगह पर नहीं पड़ेंगी। तो जिस जगह पर नहीं पड़ेंगी वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, बाकी जगह पर रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से बाकी जगह का कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर चेंज नहीं होगा, या यहाँ का चेंज होगा, बाकी जगह का चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग को इमेज फॉर्म होते हुए दिख जाएगी। ठीक है? तो फोटोग्राफिक प्लेट से इस चीज़ का डिटेक्शन किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ से हमने हटा दिया और इसको हटा दिया। अब यहाँ पर यूवी लाइट आई, तो उसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन होगा, हमें पता चल जाएगा कि यूवी लाइट यहाँ पर मौजूद है। कितनी है इंटेंसिटी, उस पे भी ये चीज़ें डिपेंड करेगी। तो अब आ जाता है यहाँ पर एक्स-रेज़। एक्स-रेज़ भी हमारी जो प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डेड ऑफ मेटल टारगेट, जब हम लोग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करते हैं मेटल टारगेट में, तो वहाँ पर एक्स-रेज़ प्रोड्यूस होती हैं और इनको डिटेक्ट करते हैं हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट या फिर आयनाइज़ेशन चेंबर से। आयनाइज़ेशन चेंबर यानी कि ये डिवाइसेज़ होती हैं जिनको कि आप हायर क्लास में जाकर पढ़ेंगे। कई तरीके के यहाँ पर आयनाइज़ेशन चेंबर होते हैं, जैसे गिगर-मूलर आयनाइज़ेशन चेंबर, ये जैसे है ना गिगर काउंटर, सेम चीज़ है ये, ठीक है? सिंटलेशन चेंबर्स होते हैं, तो ये सिंटलेशन डिटेक्टर्स भी होते हैं, तो उन सब में यही आयनाइज़ेशन के थ्रू ही चीज़ें हो रही होती हैं। तो आयनाइज़ेशन से क्या मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक चेंबर है, जिसके अंदर गैस, जब उसपे एक्स-रेज़ जाती हैं, तो करती क्या है कि यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं, जिसकी वजह से इनमें जो गैस होती है, वो आयनाइज़ हो जाती है और इसी चीज़ को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो वो आयनाइज़ेशन चेंबर का मीनिंग है। यानी कि देखो, जो एक्स-रेज़ होती हैं और गामा रेज़ होती हैं, ये आयनाइज़िंग को क्या बोलते हैं, इनको आयनाइज़िंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, एक्स-रेज़ और गामा रेज़ को आयोनाइज़िंग, ठीक है? आयोनाइज़िंग अ, यहाँ पर हम लोग इसको, ठीक है, आयोनाइज़िंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम लोग कहते हैं एक्स-रेज़ और गामा रेज़ को, ठीक है? गामा रेज़ कहाँ प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जहाँ पर हो रहे हों, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं, या जैसे एटॉमिक बॉम्ब गिरे थे, उनमें भी हुआ था सेम चीज़, या फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं, ठीक है? तो इसपे सिंटिलेशन काउंटर्स यूज़ होते हैं और गीगर काउंटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है? गीगर-मूलर काउंटर ये नाम है और ये प्रोसेस है सिंटिलेशन। सिंटिलेशन से मतलब होता है चमक, ठीक है? चमकते हैं, ठीक है? वो चमक कैसे आती है? जब ये आयनाइज़ कर देता है गैस को, ठीक है? तब वहाँ पर तो उस सिंटिलेशन काउंटर्स का यूज़ होता है गामा रेज़ को डिटेक्ट करने के। तो इस तरीके से जो हमारा ये चैप्टर था, वो फिनिश हुआ। आई होप जो आज मैंने पढ़ाया और इस चैप्टर में
सारी चीज़ें पढ़ाई है, जो कनेक्शन मैंने आपको दिए हैं अपने चारों तरफ की चीज़ों के साथ, वो आपको सही लगे होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।